माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 19 तक कर लिए थे। आज हमने स्टार्ट करना है फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 20 से। क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट देखें। व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द वेरिएंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें नीचे ये दिए गए हैं पार्ट्स 3 और हमने बताना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या होगा। आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और वेरिएंस क्या है। अगर हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है, ये भी आप जानते हैं। अब ये क्वेश्चन करने से पहले हमें इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी ज़रूरी है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द वेरिएंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इफ़ वेरिएंस x इज इक्वल टू 25। ये हमें एक कंडीशन भी दी गई है कि अगर वेरिएंस 25 हो तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या होगा अगर ये वैल्यूज़ चेंज हो जाएं। ठीक है, अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। हम लिखेंगे वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 25। ये गिवन है तो इसलिए 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, अब पहली जो जूस थी उसमें उसने कहा था कि इफ़ 2x हो तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें और वेरिएंस निकालें। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे करना है। हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, फिर हम वेरिएंस निकालेंगे। प्रॉपर्टीज़ देखनी है, अपनी बुक से जाके पीछे आपको मिल जाएंगी कि आखिर स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। पहली प्रॉपर्टी है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज 0। दैट इज इफ ए बी ए कांस्टेंट देन एस डी ए इज इक्वल टू 0। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी कांस्टेंट चीज़ का हम स्टैंडर्ड डेविएशन लें तो वो 0 होता है हमेशा, ये आपने याद रखना है। और आगे द स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। दैट इज कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन a प्लस एक्स ऐसा करके कुछ हो तो फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन जो प्लस के इस साइड पे होगा उसका अलग लिखना है, फिर प्लस डालना है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x जो हमारी वैल्यू होगी उसका लिखना है और एंड पे ये इक्वल हो जाएगा। क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट का तो होता है 0, तो यहाँ पे a कांस्टेंट है कोई भी, तो ये 0 हो गया, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इधर रह जाएगा, सिर्फ इधर रह जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। दैट इज कि अगर ज़रब में हो, एक हमारे वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट ज़रब आ रहा है तो उसे हम कैसे लिखते हैं कि उसे हमने शुरू में लिख देना है और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेनी है हमारी वेरिएबल की, कांस्टेंट को हमें शुरू में लिख देना है। इधर हमारे पास क्या सीन है पहले जिसमें कि एक कांस्टेंट है 2 और x हमारा वेरिएबल है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो तो फिर हम बाहर लिख देते हैं। ये हमने अभी पढ़ा है तीसरी प्रॉपर्टी में। तो 2 इधर आ गया, एस डी एक्स आ गया। एस डी एक्स हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू 5 गिवन है, तो इसकी जगह अब इधर 5 आ जाएगा। 2 2 5 5 2 10 आ जाएगा इधर, तो 10 आ गया। अब वो कहता है कि वेरिएंस भी निकालना हमें कहा था उसने। वेरिएंस में थोड़ी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। द वेरिएंस ऑफ ए कांस्टेंट इज 0। इसमें भी वेरिएंस की प्रॉपर्टी भी है कि कांस्टेंट का वेरिएंस 0 ही होता है। दैट इज इफ ए बी ए कांस्टेंट देन वेरिएंस ए इज इक्वल टू 0। द वेरिएंस इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। वही प्रॉपर्टी है कि अगर प्लस में हो तो हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, सिर्फ वेरिएंस ऑफ एक्स लिखेंगे। द वेरिएंस इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। ये भी वही है कि अगर इसमें कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई हो तो उसको हमने सिर्फ बाय नहीं लिखना बल्कि उसका स्केल लिखना है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इधर देखें आप, यहाँ हमने 2x का वेरिएंस फाइंड करना है, तो 2x है वेरिएबल, 2 है कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने सिर्फ 2 बाहर लिख दिया ना था, मल्टीप्लाई कर दिया था, पर इधर क्या करना है कि 2 का स्केल लिखना है। 2 का स्केल 4 होता है, तो इधर 4 वेरिएंस x आ जाएगा। वेरिएंस x हमारे पास 25 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 100 बन जाएगा। अब इसी तरह जो उसने पार्ट 2 दिया था हमें
कि उसमें उसने प्लस कर दिया था। हम पढ़ चुके हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन में और वेरिएंस में अगर प्लस हो तो उनको अलग अलग करके लिखना है। और 2 इधर कांस्टेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, तो 5 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x यहाँ आ जाएगी 5, और इधर कांस्टेंट है 2, तो कांस्टेंट की 0, टोटल 5 बन जाएगा। इसी तरह वेरिएंस है x प्लस 2 आ जाएगा, वेरिएंस x प्लस वेरिएंस 2 का वेरिएंस 0 हो जाएगा, और वेरिएंस x हमारे पास 25 है तो इधर 25 आ जाएगा। अब तीसरे में क्या कहता है कि 2x प्लस 4, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि मल्टीप्लाई भी हो रहा है और ऐड भी हो रहा है। ये कांस्टेंट ऐड हो रहा है, वैसे ही पहले इसको लिखेंगे फिर कांस्टेंट को अलग से लिखेंगे, ये तो हो जाएगा 0। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था 2x, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन में सेम लिखते हैं जो जितना हो, और वेरिएंस में इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर हमने 4 लिखना है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये वाला 4 है, ये 0 हो जाएगा दोनों में क्योंकि ये कांस्टेंट है। इधर 2x आता है, वेरिएंस 2x, तो जब हमने यहाँ पे लिखना है तो उसका स्केयर बाहर लिखते हैं तो 4 आएगा इधर, 4 वेरिएंस x दैट इज इक्वल टू 25, 100 आ जाएगा। यही तीनों आंसर्स हैं इन तीनों क्वेश्चंस के। ये देखें 10, 100, 5, 25 एंड 10, 100। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखें। गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन n1 इज इक्वल टू 150 एंड समेशन x1 माइनस 100 इज इक्वल टू 180, समेशन x1 माइनस 100 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें कुछ डाटा दिया गया है, दो ग्रुप्स हैं डाटे के। हमने क्या करना है, कंपेयर दी वेरिएबिलिटी बाय कैलकुलेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ ईच सीरीज। हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करना है सबसे पहले, फिर हमने बताना है कि किसका ज़्यादा आता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ये आप पढ़ चुके हैं पीछे, ये देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करने का फार्मूला है, इसे हम CV से ज़ाहिर करते हैं, S ओवर S यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, S ओवर x बार मल्टीप्लाई बाई 100, और इसे हम लिखते हैं परसेंटेज में, ये मैं आपको पहले बताया था। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 21। उसने हमें डाटा दिया था कि n1 है 150, ये देखें n1 है 150 और समेशन x1 माइनस 100 इज इक्वल टू 180, ये मैंने डाटा लिख लिया और ये यहाँ तक था। अब इधर मैंने क्या किया है कि जो x1 माइनस 100 उसने दिया था ना, उसे हमने d1 से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो x1 माइनस 100 का स्केयर इधर उसने दिया था, फिर हम इधर सिंपली d1 का स्केयर लिख लेंगे सारा लिखने की बजाय। और नीचे भी ऐसे ही दिया था x2 माइनस 100, इसे d2 लिख लिया मैंने सिंपली, और मैंने कुछ नहीं किया इधर। फिर हम फार्मूला पढ़ चुके हैं पीछे के x बार वो इक्वल होता है a प्लस समेशन d1 ओवर n1, क्योंकि x बार 1 निकाल रहे हैं ना, ये ऊपर वाले यूज़ होंगे, इसलिए यहाँ भी d1 n1 वाले यूज़ होंगे। अगर जब हम x2 निकालेंगे तो फिर ये नीचे वाले यूज़ होंगे d2 वाले, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये फार्मूला लिख लें कि a प्लस समेशन d ओवर n। a क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जितनी इधर माइनस में वैल्यूज़ होंगी वो हमने a लिखना है, और समेशन d ये वाला और n1 ये वाला, ये x बार यानी अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला है। और उसके बाद हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस चाहिए, अरिथमेटिक मीन, कोएफिशिएंट ऑफ, ये हमने निकाल लिया, और अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो इसलिए अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला यूज़ करेंगे। इधर हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है समेशन d1 का स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन d1 ओवर n
वन का स्केयर, यहाँ D1 और N1 ही यूज़ करना है क्योंकि ऊपर वैल्यू हमने यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जब हम इधर यूज़ करेंगे तो यहाँ D2 यूज़ करेंगे, नीचे वाले में जब यूज़ करेंगे तो D2 करेंगे। अब ये देखें कि समेशन D1 का स्केयर, समेशन D1 का स्केयर ये हमारे पास ये इधर आ गया, ओवर में N1 है, N1 की वैल्यू हमें पता है, और उसके बाद समेशन D1 ये है और इसका होल का स्केयर है, इसलिए ऊपर होल का स्केयर। इसे अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। S1 आपके पास 40 आएगा, 40.423, और सिंपली हमने लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, क्योंकि यही हमने फाइंड करना था। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यहाँ पे आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, और ओवर में x⁻1 जो कि हमने ये फाइंड किया है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज में आंसर लिखना है 39.94% आ गई है, जो कि पहला डाटा दिया था उसने, 2 डाटा दिया था ना, फिर हमने कंपैरिजन करना है, उसने नीचे कहा था। अब वैसे ही बिल्कुल x⁻ हमने फाइंड करना है सेकंड वाले डाटे के लिए, ये वाला यहाँ पे N2 यूज़ होगा और D2 यूज़ होगा। वैसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है और वही कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फार्मूला यूज़ करना है, सिर्फ इधर 2 लिख देना है, परसेंटेज में ही हमने लिखना है डाटा। फिर हम लिख देंगे नीचे सिंस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 1 इज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 2, के जो दूसरे डाटे का कोएफिशिएंट वेरिएंस है वो छोटा है पहले वाले से, पहले वाला बड़ा है दूसरे से। हैंस सीरीज 1 हैज़ ग्रेटर वेरिएबिलिटी, कि जो सीरीज 1 है ना उसकी एबिलिटी ज़्यादा है। यही हमने बताना था कि किस सीरीज की एबिलिटी ज़्यादा है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 किसमें स्टेटमेंट है, व्हाट इलेक्ट्रॉनिक्स इज गिवन टू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, 2 groups were trained from the same task. For the first group trained by the program A, it took a mean of 28.74 with a variance of 79.39. For the second group trained by group B, it took mean of 20.5 with a variance of 54.76. Which training program has less relative वेरिएबिलिटी इन इट्स परफॉर्मेंस? वही बताना है जो ऊपर की है, किसकी परफॉर्मेंस कम है ये बताना है। दो ग्रुप ट्रेन किए हैं और उन दोनों का मेन और वेरिएंस हमें दिया गया है और हमने बताना है जी किसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। वैसे ही बिल्कुल करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर ये किया है 21। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। पहले हम लिखते हैं ग्रुप ए, प्रोग्राम ए, 2 प्रोग्राम्स है ना, ए और बी, ये उसने हमें दिया है। For the first group trained by program A, it took the mean of 28.74, के इसका मीन जो है x⁻ यानी अरिथमेटिक मीन वो 28.74 है with a variance of 79.39। ये ग्रुप A के हैं, वेरिएंस s स्केयर होता है, ये हमने वो लिख लिया और मीन ये बताया था वो लिख लिया। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी, ये आप जानते हैं, ये ऐसे आया है। और उसके बाद सिंपली हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड करना है वेरिएबिलिटी फाइंड करने के लिए, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 31 में किया है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फार्मूला आपको आता ही है। अब सिंपली वैल्यूज पुट की, मल्टीप्लाई बाय 100 किया और परसेंटेज में आंसर लिखना है, ये लाजमी है। वैसे ही प्रोग्राम बी के लिए उसने हमें दिया था 20 मीन और वेरिएंस दिया था ये, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है अंडर रूट लेकर। तो इस बार कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या हो जाएगा 36.1%। अब बता देना जी किसका ज़्यादा है किसका कम है। हमने नीचे लिख देना है सिंस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इन प्रोग्राम ए
Since coefficient of variance in program A is less than coefficient of variance in program B, hence training program A has less relative variability in performance. कि ये जो ग्रुप A है वो थका हुआ है और जो ग्रुप B है वो ज़्यादा होशियार हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की स्टेटमेंट देखें। The weight measurements in grams of 20 eggs are given below. Find the percentage of observation lying within the limits. कि हमें अंडों का वजन दिया गया है ग्राम्स में। फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन लिविंग विद इन द लिमिट्स, और नीचे 3 ये दिए गए हैं लिमिट्स और हमने बताना है परसेंटेज। चलो जी बता देते हैं इन्हें। डाटा लिख लेता हूँ और हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किधर किया है मैंने? 23 ये है। ये हमें अंडों का वजन दिया गया था, ये वाला सारा बुक पे है। ये सबसे पहले हमने क्या करना है कि इन्हें एक तरतीब में लिखना है, असेंडिंग आर्डर में, छोटे से बड़े तक। ये ना बेतरतीबे से थे। सबसे पहले हमने अरेंजिंग डाटा और मैंने x के नीचे ये सारी वैल्यू छोटी से लेकर बड़ी तक लिख दी और इनका सम किया, यानी समेशन x आ गया हमारे पास 1299। और उसके बाद x स्क्वायर निकाला, सिंपली हर वैल्यू का स्क्वायर लिया और उसका भी समेशन कर दिया। उसके बाद मैंने अर्थमेटिक मीन निकाला, समेशन x ओवर n, यानी सब वैल्यूज का सम और उनकी टोटल तादाद पे डिवाइड करेंगे, जो कि 20 है। अब गिन लेना है, 20 बनेंगे। उसने भी बताया था कि 20 क्या वेट है ग्राम्स में, तो अर्थमेटिक मीन आ गया 64.95। अब हमने निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। ये सारे फार्मूले आपकी बुक पे हैं पीछे, अगर आपको नहीं याद रहते आप एक अलग पेज पे इन सबको लिख लें। समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। वैल्यूज लगाई, एक्स स्क्वायर हमने इसीलिए निकाला था क्योंकि इधर यूज होना था इसमें फार्मूले में स्टैंडर्ड डेविएशन की। ये वैल्यू आ गई इधर समेशन एक्स स्क्वायर ये वाली, और ओवर में एन 20 है, इधर समेशन एक्स ये है। कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, अंडर रूट लेंगे तो 5.08 आ जाएगा। अब वो पहले में उसने हमें जूस दी थी, उसमें उसने कहा था x बार प्लस माइनस s, ये करना है आपने। ये देखें किधर गया, ये है x बार यानी अर्थमेटिक मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन। इसलिए हमने पहले अर्थमेटिक मीन फाइंड किया है, फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया है, फिर हमें इन दोनों को ऐसे लिखेंगे। यहाँ भी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, यहाँ भी स्टैंडर्ड डेविएशन और x बार यानी अर्थमेटिक मीन चाहिए। जो चीज़ हमें इसमें क्वेश्चन में चाहिए होती है हम वही फाइंड करते हैं। मेन बात होती है हमने फाइंड क्या करना है और किसकी मदद से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ये बात भी आपके ज़हन में होनी चाहिए। तो उसने ये दी थी ना जुज हमें, तो हमें इससे पता चलता है कि हमने यहाँ पे x बार निकालना है। x बार किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ये भी किसी भी तरीके से किसी और फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको ये दोनों चीज़ें निकालनी है जैसे मर्जी, मेन बात ये है, फिर पुट कर देनी है। अब x बार हमारे पास आया था 64.95 और इधर प्लस माइनस लगाना है वैसे ही, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ये जो आ गई है। उसके बाद आगे आंसर लिख देना है, एक बार इन दोनों को प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। ये दरमियान में प्लस माइनस है, इसका यही मतलब है कि जब माइनस करेंगे तो ये आएगा, जब प्लस करेंगे तो ये आएगा, यही आंसर है। ठीक है, उसके बाद नीचे नंबर ऑब्जर्वेशन लिंक विद इन दीज लिमिट्स इज 14, कि अगर आप 70 में से ये 59.87 माइनस करेंगे ना तो ये 14 आएगा।
कि इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंग विद इन दीज लिमिट्स, के ये जो लिमिट्स आई है ना इनके दरमियान नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 14 है, ये भी हमने बताना था, ठीक है। इन दोनों को माइनस करने से हमारे आंसर को आएगा ये। ऐसे ही 10 प्रोपोर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन 40/20, ये क्यों हमने किया, परसेंटेज निकालने के लिए। टोटल ऑब्जर्वेशन हमारी जो निकली हैं इनके दरमियान वो 14 है और टोटल अंडों की तादाद 20 थी, इसलिए 20 से डिवाइड करेंगे तभी परसेंटेज निकलेगी 0.7, या हम लिख सकते हैं 70%। उसने बुक में मेंशन किया कि आपने आंसर परसेंटेज में देना है, इसलिए यहाँ परसेंटेज में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। अब क्वेश्चन 2 में उसने क्या कहा था कि एक्स बार प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन को जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दें। एक्स बार की वैल्यू तो वही रहेगी, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे और देखेंगे ऑब्जर्वेशन की तादाद कितनी आती है। 19 आ गई, 19 को वैसे ही 20 से डिवाइड करेंगे और जितना आंसर आएगा 0 में उसे हम लिख देंगे परसेंटेज में। 0.95 है, इसका मतलब है 95%। इसके बाद 3 में एक्स बार तो वही रहेगा लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैसे ही प्लस माइनस करके दोनों वैल्यूज लिख लेंगे, फिर इनको आपस में माइनस करेंगे। आपस में माइनस करने के बाद इधर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 आ गई है और अंडों की तादाद भी 20 थी, तो इसलिए 20/20 = 1 आ गया। 1 मीन इसका मतलब 100% ठीक आया इस बार। तो यही हमने शो करना था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अगर किसी पॉइंट से कहीं से नहीं समझ आई तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं या आप नीचे कमेंट में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकूं, मैं इसलिए तेज़ बोलता हूं, एक चीज़ को लेकर लटक नहीं जाता, क्योंकि फिर स्टूडेंट्स बोर भी हो सकते हैं कि ये हमें एक बार ही समझ आ गया तो आप इसे छोड़ भी दें, आगे चलें। इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स जो थोड़े नालायक होते हैं उनको नहीं भी समझ आती, उनके लिए कह रहा हूँ कि वो मुझे इससे व्हाट्सएप पे या कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि सर यहाँ से कैसे हुआ, यहाँ से क्या हुआ, क्यों हुआ। ये सारे सवाल आप पूछ सकते हैं, आपको किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।